ईरान वहां 100% नहीं जाएगा, उसने डिनाई कर दिया है। उसको पता है कि एक हमारा खैर इजराइल तो वहां नहीं जा रहा है और हमास को भी उन्होंने कॉल नहीं किया है, लेकिन वो देखेगा कि एक हमारा दुश्मन रहेगा, बाकी हमारे दुश्मन के मुखबिर वहां रहेंगे, वहां मेरा अपना कोई नहीं रहेगा। ये जो खुफिया जांच, खुफिया रिपोर्ट इनकी लीक हुई है, तो इससे सिर्फ ईरान हैरत में नहीं है, ईरान को एक्चुअल में हैरत तो हुई है कि मतलब जिनके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपनापन दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अरब का कोई एक देश आप बता दीजिए ईरान हमले के बाद जिसने कहा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई एक मुल्क ना। तो अगर कल को इनका हाल पैलेस्टाइन जैसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रम्प तो वहां पे आ रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड को बहुत मजबूती से साइन कराने के लिए वहां पर यूएई की मौजूदगी है, वहां पर कतर की मौजूदगी है, सऊदी अरबिया की मौजूदगी है, पूरे अरब लीग की मौजूदगी वहां पर है। यहां तक कि उन्होंने इंडोनेशिया को भी कॉल किया है, क्योंकि इंडिया के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमान की वहीं पर है, एक बड़ा मुल्क है वो, तो उसको भी कॉल किया है, इंडोनेशिया को आप भी आओ, तो ताकि इनका अब्राहम अकॉर्ड कंफर्म फाइनल हो जाए। अब पहले मैं हमास का जिक्र करना चाहता हूं कि मैंने मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर इतनी बहादुर फौज और इतनी बहादुर कौम नहीं देखी जो 2 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त बमबारी के बावजूद इतनी बहादुरी से लड़ी कि एक भी आदमी ने सरेंडर नहीं किया। देखिए, इनकी बात में काफी दम है कि जो शर्मल शेख के अंदर मीटिंग होगी उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है वो अब्राहम अकॉर्ड का भी है। लेकिन ईरान से बदला लेना इतना आसान नहीं है कि 77 साल से जहां इन्होंने अमेरिका ने और इसराइल ने जुल्म के ट्रैक रिकॉर्ड को साबित किया है, ईरान ने तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार इस बात को साबित किया है कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है और ना ही अमेरिका नाकाबिले तस्खीर। जो खुफिया जांच, खुफिया रिपोर्ट इनकी लीक हुई है, तो इससे सिर्फ ईरान हैरत में नहीं है, ईरान को एक्चुअल में हैरत तो हुई है कि मतलब जिनके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपनापन दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अरब का कोई एक देश आप बता दीजिए ईरान हमले के बाद जिसने कहा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई एक मुल्क का नाम ले लिया अरब का। जॉर्डन ने यहां तक कह दिया था कि हम अपनी हवाई सीमा का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, न करने देंगे, न इसराइल को न ईरान को, जबकि जितने भी ईरान की मिसाइल जाते थे उनको इंटरसेप्ट करता था और जितने इसराइल मारता था उसके फाइटर प्लेन उसके एयर स्पेस को यूज करते थे, उसके ऊपर कोई आपत्ति उसको नहीं थी, सऊदी अरब को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को आपत्ति नहीं थी, कतर को कोई आपत्ति नहीं थी। ईरान मारता था तो सब इंटरसेप्ट करने को तैयार रहते थे। तो अगर कल को इनका हाल पैलेस्टाइन जैसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रम्प तो वहां पे आ रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड को बहुत मजबूती से साइन कराने के लिए वहां पर यूएई की मौजूदगी है, वहां पर कतर की मौजूदगी है, सऊदी अरबिया की मौजूदगी है, पूरे अरब लीग की मौजूदगी वहां पर है। यहां तक कि उन्होंने इंडोनेशिया को भी कॉल किया है, क्योंकि इंडिया के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमान की वहीं पर है, एक बड़ा मुल्क है वो, तो उसको भी कॉल किया है, इंडोनेशिया को आप भी आओ, तो ताकि इनका अब्राहम अकॉर्ड कंफर्म फाइनल हो जाए। ये सब अंदर की जो सियासत है वो बाहर बहुत बाद में समझ में आती है। अंदर जो उन्होंने उनका सीज फायर कराया तो बिना किसी लॉलीपॉप के तो सीज फायर नहीं हो सकता था। हम तो मान ही नहीं सकते थे कि नेतन्याहू जो है इतनी आसानी से सीज फायर को तैयार हो जाएगा। हम लोग को मंशा थी कि वो हमला करेगा इराक पे, ईरान पे, सीरिया पे या हूती पर, कोई ना कोई लॉलीपॉप तो उसको मिला है। सबसे बड़ा लॉलीपॉप उसको जो समझ में आया मिला है अब्राहम अकॉर्ड का। अब्राहम अकॉर्ड की डील साइन होगी, 100% होगी। जब होगी आपके सामने हम भी बैठेंगे, आप भी बैठिएगा।
ईरान वहां 100% नहीं जाएगा, उसने डिनाई कर दिया है। उसको पता है कि एक हमारा इसराइल तो वहां नहीं जा रहा है और हमास को भी उन्होंने कॉल नहीं किया है, लेकिन वो देखेगा कि एक हमारा दुश्मन रहेगा, बाकी हमारे दुश्मन के मुखबिर वहां रहेंगे, वहां मेरा अपना कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो क्यों जाएगा? वो क्यों जाएगा? वो जाना भी नहीं चाहिए। मेरा तो अपना मानना है कि ईरान को इन लोग को छोड़ना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करे, वो अपने यहाँ एजुकेशन क्वालिटी जिस तरह उसने इम्प्रूव की है उसको और इम्प्रूव करे, एजुकेशन लेवल पर अपने आप को इतना ऊपर ले जाए कि इनकी मजबूरी हो जाए कि उनके यहाँ जाकर के एजुकेशन ले। आज भी कई छोटी छोटी कंट्रीज से लोग ईरान जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। मेडिकल में ईरान बहुत आगे जा रहा है, टेक्निकल में भी ईरान आगे जा रहा है। तो उसको ये फोकस करना है कि हम अपने कंट्री को कैसे ऊपर ले जाएं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इजराइल कतर के ऊपर अटैक करे, सऊदी अरेबिया पे अटैक करे, इजिप्ट पे करे, बहरीन पे करे, किसके पे करे, इनको कोई मतलब नहीं लेना चाहिए, ना एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लोग उस लायक है ही नहीं कि इनके साथ खड़ा हुआ जाए। जी मुमताज भाई। ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और ईरान भी इस बात को समझ रहा है, लेकिन ईरान ये भी मैसेज देना चाहता है कि भाई हम सबसे मिल के चलना चाहते हैं, सारे लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। ये वो मंशा देखिए ठीक है, लेकिन उसने जो आलमी प्लेटफॉर्म है उस पे यही दिखाया, और ये कोई उनकी भी हिकमत अमली होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईरान चीजों को समझता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव भी रही और वो अपने हिकमत अमली में कामयाब भी हमें काफी हद तक दिखाई दिया है। यहाँ पे यूनुस सुरवारा था, हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है, फिरोज बख्त अहमद साहब, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, कॉलम निगार है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर भी रखते हैं और दर्द दिल भी है, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यूनुस साहब ने कहा कि मीडिया एक्सपर्ट का दावा हमास के साथ दूसरे सीजफायर के मरहले की बातचीत बिगड़ने का बहाना ढूंढकर गाजा पर फिर से हमला करने की तैयारी की जा रही है कि कैसे हमला किया जाए। दायरे के वो पूरा जो है उनका अपना खेल है। परवीन गुलबशाह साहिबा ने कहा कि ईरान फैसले को मैं समझती हूँ अमेरिका का नेतृत्व ईरान को मंजूर नहीं। अमेरिका का नेतृत्व में जब भी अरब के लोग चले हैं हमेशा खसारे में रहे हैं। ये परवीन गुलबशाह साहिबा हैं, गया बिहार से हैं, उन्होंने ये राय दी है। हाशमी ब्रदर ने कहा है कि ईरान को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ये हाशिम सलूशन जो है उन्होंने ये कहा है। राजा सिंह कह रहे हैं हाँ लगता है यूनुस भाई, तो वो भी इस चीज को वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आवाज तो ठीक आ रही है। नसीरुद्दीन साहब लिखा ईरान को भी कॉल किया है पर ईरान ने मना कर दिया है, कल सीज फायर खत्म हो जाएगा तो फिर उस फोटो का क्या करेंगे। बहरहाल अब ये तमाम चीजें हैं। मैं आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको जिस तरह की तस्वीरें आपने तो कल ही कह दिया था इन्वर्टेड कामा में, तो क्या लग रहा है कि क्या फिर इजराइल हमले करने की सोचेगा तो फिर आलमी सतह पर क्या तस्वीर बनेगी? जी अनम्यूट कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब और तमाम सामाइन को। मैं सिर्फ मुख्तसरन यही कहना चाहूंगा कि इसराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी हम 75-77 साल से देखते चले आ रहे हैं, जो हिस्ट्री हमने देखी है, पढ़ी है, खबरें देखी हैं, रेडियो टेलीविजन पे सुना है, देखा है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो उसके खून में जो है बड़ी हिद्दत है, खास तौर से फलस्तीन और अरबों के खिलाफ। और नेतन्याहू साहब ने तो पहले ही कह दिया कि आई कैन अटैक एनी टाइम। तो ये जो ये हुआ है आपका जिसको कहते हैं कि सीज फायर, ये विद इन इन्वर्टेड कॉमास हो गया है और इसमें कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, होना चाहिए, और बहुत से फलस्तीनी भी खुश हो रहे हैं। अल्लाह करे खुश रहे हमेशा। जो तकालीफ उन्होंने झेली है अब तक 75 साल से और अब जो झेली है खासतौर से 2 साल से, अल्लाह उनको हमेशा रखे और इस सीज फायर को
पाइमदा और इसको परमानेंट रखे। लेकिन जो आगे के जो मामलात है ना, चूंकि देखिए दो खुराफाती लोग आपस में एक यानी एक एक तरह के ये समझिए कि बहुत ही क्लोज दोस्त बन गए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब। इनसे कभी भी कुछ भी जो है नेगेटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। पॉजिटिव तो ये रहे नहीं, सिवाय अपने के मुझे ट्रम्प साहब कहते हैं जी मुझे वो दे दो पीस नोबेल प्राइज, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव रहे। तो ये जो आपका वो हुआ है, क्या नाम, सीज फायर विद इन इन्वर्टेड कॉमास, थोड़े दिन के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें शरारत फिर इसराइल की तरफ से होगी। इसराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश करे, वहां बमबारी करे, या लबनान पे करे, या सीरिया या जॉर्डन को जो है उसमें ले बमबारी में अपनी, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये जो कंट्रीज है दे आर नॉट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान कि चलो भी एक सीज फायर है तो उसकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब रही बात ईरान की, ईरान से भी ये जले भुने बैठे हैं ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब, और पूरा बदला लेने की इनके दिल में ईरान से जो है ख्वाहिश है। लेकिन ईरान से बदला लेना इतना आसान नहीं है कि 77 साल से जहां इन्होंने अमेरिका ने और इसराइल ने जुल्म के ट्रैक रिकॉर्ड को साबित किया है, ईरान ने तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार इस बात को साबित किया है कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है और ना ही अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है। और आखिर में कहना चाहूंगा, ये दोनों इसलिए नाकाबिले तस्खीर नहीं है क्योंकि कल मंडे को जो भी आदान प्रदान होगा, 2000 वहां से जो है फलस्तीनी आएंगे, यहाँ से 10, 20, 25 जो भी हैं अलाइव या डेड बॉडीज जाएंगी इनकी, कैप्टिव्स की। तो ये बात साबित हो गई है कि इसराइल हैज लॉस्ट, अमेरिका हैज लॉस्ट, एंड हु हैज वन? दोज डेड पीपल, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने, और वो माजूर लोग, जख्मी लोग जिनको इलाज नहीं मौसूल है, और वो लोग जिनको खाना नहीं मौसूल हो रहा है, अब तो कुछ खाना पहुंच रहा है, ये लोग जीत गए हैं। और इनकी जीत जो है ये इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। ये ईरान को, अब जैसे मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, राशिद साहब को सुना हो कह रहे हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये ईरान को आड़े हाथों ले सकते हैं। जी ये डॉक्टर रजवी। सूरत हाल है और सब हम जान रहे हैं। और देखिए शक पहले भी है, इजराइल पर यकीन नहीं किया जा सकता, अमेरिका पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आखिर में चाहूंगा मेजर जनरल साहब से, क्योंकि मुझे निकलना भी है दिल्ली के लिए। मैं अभी कानपुर में हूँ 3 दिन से मैं सफर पे हूँ। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा कमेंट, एक तो मेजर जनरल साहब से कि क्या आपको लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रम्प, राशिद रिजवी साहब ने कहा, ये दरअसल अब्राहम अकॉर्ड के लिए ये आ रहे हैं, क्या आप इस समझ रहे हैं कि इसको अवाम फिलहाल जो इसको एक्सेप्ट करेगी, या क्या वाकई इस पे बात अभी होगी? क्या ऐसा माहौल है, या वाकई उसी के लिए आ रहे हैं, ये होना है? जी मुमताज भाई, जो अभी तक बातें हुई हैं, मैं राशिद भाई की और फिरोज भाई की बातों के बारे में थोड़ा सा अपना तज्जिया देना चाहता हूँ। देखिए, इनकी बात में काफी दम है कि जो शर्मल शेख के अंदर मीटिंग होगी, उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है वो अब्राहम अकॉर्ड का भी है। जो इजराइल के साथ वो चाहते हैं कि जो सेकंड फेज की डील है जो फिलिस्तीनियों के साथ हो, उसके बाद इजराइल को या बाकी अरब मुल्कों से ये वादा लिया जाए कि जब फिलिस्तीन के साथ डील हो जाए उसके फ्यूचर को लेके, तो फिर वो अपने रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करें। दूसरा जो इन्होंने बात कही, जिन 6 मुल्कों का नाम लिया, कि उन्होंने इस जंग के दौरान जो अपना रवैया है वो ईरान के लिए
ठीक नहीं रखा, उनकी इस बात में भी काफी दम है और उसके बहुत बड़े रीजंस हैं। हम ये फैक्टर्स आपको बताते रहे हैं कि देखिए उस खित्ते के अंदर जिन मुल्कों का इन्होंने नाम लिया वो बेसिकली नॉन डेमोक्रेटिक बादशाहतें या एक तरह से मिलिट्री रूल टाइप है और उनके पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका और इजराइल के साथ मिलते हैं, इसलिए वो अमेरिका और इजराइल के साथ कोऑपरेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। इन सब चीजों के बावजूद लेकिन मैं आप सब लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस 2 साल की जंग के बाद इस खित्ते का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक तवाजुन बदल गया है। आज इजराइल और अमेरिका इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो अपनी मिलिट्री या पॉलिटिकल विल इस खित्ते के ऊपर इम्पोज कर सके। और एक चीज मैं आपके सुनने वालों के लिए ये बतला दूं कि ये जो गजा में जंग हुई है और जिस तरह से मज़ाहमती ग्रुप हिजबुल्लाह और हुतीज ने भी इस जंग में हिस्सा लिया है। अब पहले मैं हमास का जिक्र करना चाहता हूं कि मैंने मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर इतनी बहादुर फौज और इतनी बहादुर कौम नहीं देखी जो 2 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त बमबारी के बावजूद इतनी बहादुरी से लड़ी कि एक भी आदमी ने सरेंडर नहीं किया और वो आखिरी दम तक लड़ता रहा। वहां की आवाम ने इतना हौसला और हिम्मत दिखाई कि इतनी कुर्बानी की देने के बावजूद उन्होंने कभी भी मायूसी का इजहार नहीं किया। और आज भी अगर आप उनकी लीडरशिप और उनकी आवाम के चेहरों पे देखें तो उनके चेहरों पे एक हौसला है, एक हिम्मत है, कोई मायूसी नहीं है और अल्लाह से शुक्रिया का है। इतनी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं। तो ऐसी कौम जिसने इतनी बड़ी जंग जीती है और बराबरी की लड़ाई लड़ी है, न किसी इजराइल में, न किसी मिस्र में और ना किसी और अरब फोर्स में या किसी भी यूरोपियन फोर्स में आज इतनी हिम्मत बाकी है कि गजा के ऊपर कब्जा कर सके। ये राशिद भाई के लिए है। आज दुनिया में किसी और फोर्स की इतनी कुवत नहीं है कि वो गजा पे कब्जा कर ले, ये मैं आपसे बतला दूं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस खित्ते में जो जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस और जियो पॉलिटिकल मिलिट्री बैलेंस शिफ्ट हुआ है, इसमें ईरान और मुजाहमती ग्रुप्स जिसमें हिजबुल्लाह और हुतीज भी शामिल हैं, एक बड़ी फोर्स बन के उभरे हैं। अब तक जो अमेरिका और यूरोपियंस का या उनके अलाइज का रेड सी के ऊपर कंट्रोल था उसे हुतीज ने खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक टर्न है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हिजबुल्लाह में जो उनकी लीडरशिप थी शेख हसन नसरुल्लाह, उनके जाने के बावजूद भी हिजबुल्लाह आज भी कायम है और ये रिजोल्यूशन पास करवाने के बाद भी उसको डिसआर्म नहीं करा सके। और एक चीज मैं आप लोगों से ये अर्ज कर दूं कि जो ईरान के साथ 12 दिन की जंग हुई थी, उस जंग के बाद एक चीज जो उभर के सामने आई है, ईरान उस 12 दिन की जंग के बाद ज्यादा ताकतवर बन के उभरा है मेरी नजर में। और सबसे बड़ी उसकी चीज ये है कि जो उनके दुश्मन जिन्होंने ये जंग उनके ऊपर मुसल्लत की थी और उनके इस इलाके के वो कोलैबोरेटर्स, उनके 2 मकासद थे ईरान के ऊपर ये जंग इम्पोज करने के। उनका पहला मकासद ये था कि ईरान के अंदर जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म किया जाए, नेस्तो नाबूद किया जाए। दूसरा निशाना ये था कि वहां की जो उस तरह का जो वहां की इनकलाब के बाद जो रिजीम सत्ता में आया था उसे खत्म करके वहां के एक डेमोक्रेटिक टाइप एक रिजीम वहां पे लेके आया जाए। इन दोनों चीजों के अंदर उन्हें बहुत बड़ी नाकामी मिली है। ना तो वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर पाए हैं और इनके हमले के बाद ईरान के अंदर जो फैक्शन इनके वर्गलाने में आके एजिटेशन या प्रोटेस्ट भी कर रहा था वो भी लीडरशिप के साथ खड़ा हो गया है। और तीसरी चीज जो इन्होंने राशिद भाई ने बतलाई थी कि देखिए इतनी सारी 5 आइज का या नेबरिंग कंट्रीज का वो चीजें हमें पता है, लेकिन ईरान ने बड़ी तेजी से
वो जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान के अंदर क्रिएट किया गया था, उसको बहुत तेजी से डिसमेंटल किया है और आगे की तरफ वो उसको डिसमेंटल करते जा रहे हैं। मेरी नजर में इस जंग बंदी के बाद ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हुतीस ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उभरेंगे। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये ग्रुप, तुर्की और ये हमास वगैरह आने वाले टाइम में ये इस खत्ते के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जहां तक नॉर्मलाइज करने की बात है इजराइल के साथ रिलेशंस, एक चीज मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि आज दुनिया के अंदर इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिसे दुनिया की सारी अवाम एक हिकारत की निगाह से देखती है। सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया के हर खित्ते में जिस तरह से उन्होंने जिनोसाइड की है, जो एक उनका स्टेटस था, उनकी मोरालिटी थी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की लोग तारीफ करते थे, उनकी इंटेलिजेंस की, मिलिट्री की, उनकी टेक्निकल नो हाउ की सारी दुनिया के अंदर पूछ होती थी। इस 2 साल की जंग में वो सारी तबाह होकर रह गई है। उन चंद जो बहादुर थे, वो कौम गजा में जो फिलिस्तीनी कौम लड़ रही थी, उसने इनकी इन सारी चीजों पे पानी फेर के रख दिया है। आज दुनिया में उनकी वो हैसियत नहीं रह गई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी मुल्क अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इनके साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा, उसे बहुत कुछ अपने मुल्क का और इंटरनेशनल बदलती सिचुएशन का ख्याल रखते हुए ये कदम उठाना पड़ेगा। जो भी ऐसा काम करेगा उसके लिए ये बड़ा रिस्की स्टेप होगा। तो मेरी समझ से इस 2 साल की जंग ने इस पूरे खित्ते का और पूरे वर्ल्ड की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को तब्दील करके रख दिया। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये चारों ताकतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके दुनिया के सामने बल्कि सुरखरू हो रही हैं और इनके हौसले काफी बुलंद हैं और ये किसी तरह के समझौते नहीं करेंगे। शेख करीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। 2 कमेंट्स बड़े अच्छे आए हैं और इसके बाद मैं चाहूंगा थोड़ी 2 मिनट और उस 2 मिनट राशिद साहब और फिर 2 मिनट में दुआ करा देंगे हमारे जो फिरोज बख्त अहमद साहब हैं। शेख करीम साहब ने लिखा है कि फिर इजराइल हमला कर देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई मुल्कों के लोग यानी एजेंसियां जो है फिलिस्तीन के अंदर आ चुकी हैं कुछ दिनों बाद। हो सकता है, लेकिन अभी जो है क्योंकि रेड क्रॉस और वहां पे यूएनओ कई इस तरह से वहां पे, और अभी खुद जो तुर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि मैं भी दौरा करने जा रहा हूं और उसके बाद मेरे लोग भी जाएंगे। तो ये वहां की सिचुएशन है। इसके अलावा एक और नसीरुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कतर के 3 जो मुज़ाकराती जो लोग थे जो बात करने के लिए जो मिस्र जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। वाकया मिस्र में हुआ, उन्हें कल बातचीत में शामिल होना था। अब ये भी इसकी जांच जरूर हो रही होगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या क्या था, इसको जरूर देखा जाएगा। एक नौजवान अपने सर पर बोरी रखकर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा था। वो कह रहा था कि याह्या सिनवार ने कहा था कि इनके हमलों के बाद हम मिलकर दोबारा आबाद करेंगे गादा, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये बोरी रख करके एक आदमी कह रहा है। इजिप्ट ने गादा की मदद के लिए 100 बड़े बड़े ट्रक भेजे हैं गादा के नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जो चल के अपनी जगह नहीं जा रहे हैं। 100 ट्रक भेजे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस तरह से अच्छा, मिस्र के बहुत सारे लोग वहां पे काम के लिए भी पहुंचे हैं, वॉलंटियर जो है वहां पे अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो राशिद साहब 2 मिनट आपके, और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में दुआ, फिर मुझे निकलना भी है ट्रेन के लिए, तो मैं 2 मिनट चाहता हूँ जरूर आप लोग। भी मिलिट्री में नहीं देखी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। देखिए, जिसके ईमान मुसल्लम होते हैं तो हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं, डर उनके अंदर नहीं होता। जिनकी नस्लों में मुखबिरी होती है वही हर चीज में समझौता करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। गाजा वाले लड़ेंगे,
लेबनान वाले लड़ेंगे, यमन वाले लड़ेंगे और ईरान वाले भी लड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मौत तो बहरहाल एक दिन आनी ही आनी है, तो क्यों ना हम लड़ के मरें। लेकिन अफसोस हमको इस चीज का होता है कि जो लोग लौट के आ रहे हैं अपने घर पे गाजा में, तो बहुत ही तकलीफ दे वीडियोस देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनके पास ना तो घर बचा ना घर वाले बचे, वो उसे खंडहर में बैठ के रो रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि हम जब हमारी बिल्डिंग में हमला हुआ हम बाहर थे, लेकिन जब आके देखा तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। हमको लोग अपने साथ घसीट ले गए कि नहीं यहाँ मत रुको और हमले हो रहे हैं। अब उनके जनाजे इसी बिल्डिंग के खंडहर के अंदर है, मैं कैसे उनके जनाजों को निकालूं? तो देख करके बहुत तकलीफ होती है। मुमताज भाई, बहुत छोटी सी बात है, मैं खत्म कर दूंगा। और जितनी बातें हमने अभी पीछे कही है उस पे एक मुहर मैं लगा के ही जाऊंगा कि लेबनान बहुत ही मजबूत था, हिजबुल्लाह बहुत मजबूत था, जब तक सीरिया में आपके सऊदी अरब और टर्की अर्दोगान ने गद्दारी नहीं की थी। बहुत मजबूत था, क्योंकि इराक वाया सीरिया हिजबुल्लाह को ईरान पूरी तरीके से मदद पहुंचाता था। लेकिन जिस तरीके से गद्दारी सऊदी अरबिया ने और टर्की ने किया और करके उस चैन को तोड़ दिया, आज आप देखिए आज भी हमला हुआ है, कितना बड़ा हमला किया है। सॉरी, कल हमला किया, आज भी हमला किया, कल बहुत बड़ा हमला किया और उनके सामान, उनके जेसीबी, उनकी गाड़ियां सब तबाह कर दिया इसने, इजराइल ने। लेकिन क्या है उनके पास? हमको इनपुट मिला है वहां पर आतंकवादी हैं। आज हम घर पे बैठे हुए हैं, कोई भी हमारे घर पे हमला कर दे और बाद में ये कह दे कि हमको इनपुट मिला वहां पर टेररिस्ट बैठे हैं। तो ये इनपुट ऐसा एक वर्ड है, सूत्र ऐसे एक वर्ड है कि जिसके थ्रू पूरा गाजा तबाह हो चुका है। तो जो स्थिति गाजा की है या जो स्थिति आने वाले दौर में गाजा और वेस्ट बैंक की होने वाली है, उसके जिम्मेदार अगर हम किसी को मानेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये आपके अरब लीग की जो 55 बहनें हैं, हम इन्हीं को ही मानेंगे। क्यों मुमताज भाई? ठीक है, ये आपका तबसरा है, आपका तज्जिया है और ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई लाइन उनकी फिर से कहीं ना कहीं जारी हुई है और गदा इन अंसारुल्लाह हौती उसके पास भी आप देखिए चीजें पहुंची हैं और हिजबुल्लाह के पास भी, और हिजबुल्लाह फिर खड़ी हुई है, डिसआर्म होने का उसने नहीं किया। लेकिन एक जो सीरिया में हुआ है और जिस तरह से उसे कमजोर किया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें रूस खामोश बैठा है या ईरान जो है सब्र करके बैठ गया है। बहुत सारी इंटरनल बातें होती हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जुलानी जो है वो रूस का मॉस्को का दौरा करेगा। तो अब क्या वो चीजें हैं, बहरहाल अजीब सिचुएशन हो जाती है कई बार। अभी हिंदुस्तान में चर्चा, आपने भी उसको हिस्सा लिया था कि वही तालिबान जिसको आतंकवाद कह रहे थे आज इस्तकबाल हो रहा है हिंदुस्तान में। तो कई बार चीजें जो है बदल जाती हैं। उस पर अब फिर से चर्चा करें, चूंकि आज वक्त नहीं है। मैं आखिर में चाहूंगा कि दुआइया कलमात कर दें, क्योंकि इस पे बात जरूर होगी और मैं चाहूंगा कि हमारे मेजर जनरल साहब नेक्स्ट डे जरूर, अगर उनकी मसरूफियत ना हो, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और इस पे हम और बात करना चाहते हैं इस पे। तो मैं कल चाहूंगा कि आज ही उनसे वादा ले लेता हूं, अगर कोई वैसी इमरजेंसी ना हो तो कल जरूर हमसे हमारे साथ जुड़े। मेजर साहब, आप जरा से अपनी रजामंदी या जो भी अगर वो ना हो। नहीं, इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया 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 जनरल साहब। ठीक जी, दुआ करा दें फिरोज बख्त अहमद साहब आखिर में। देखिए, ऐसा है, दुआ मैं क्या, हम सभी दुआ कर रहे हैं मिलके, पूरी उम्मत दुआ कर रही है कि इस खित्ते के अंदर अमन कायम हो और हर शख्स को उसका हक मिले। जो जाने मतलब जो जहाँ बहक हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतर से बेहतर मकाम अता करे। बस एक बात कह के बात को तमाम करूंगा कि कैप्टन जावेद साहब ने कहा कि इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल गई है।
ये सिर्फ इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स नहीं बदली है, ये फलस्तीन के जरिए पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदली है, और उससे कहीं ज्यादा बदली है जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में अब मैं यही बस कह के बात को तमाम करूंगा कि अब इंशाल्लाह फलस्तीन के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसराइल कहीं भी किसी को भी अटैक कर ले, चाहे वो ईरान को करे या किसी भी अरब मुल्क के ऊपर करे, वो अपने जो उसके गासिबाना जो इरादे हैं उनमें कभी इंशाल्लाह कायम नहीं होगा। वो पस्त हो चुका है, वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुका है, और इसराइल में हालात बहुत ज्यादा ज़ेर हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं इस खित्ते में अमन कायम हो और सभी लोग खुश रहें। जी मुमताज साहब। जी बिल्कुल, और हम सब दुआ करेंगे कि खित्ते में अमन कायम हो। लेकिन एक बात की तायीद मैं भी करूंगा, जो हमारे मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब ने कहा कि फिलिस्तीनियों को शिकस्त देना, फिलिस्तीनियों को हराना और फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालना, ये अब इनके बस की नहीं है और ना ये कर सकते हैं। इन्होंने पूरी 2 साल में जितनी कुव्वत थी, पूरी कुव्वत समेट के इन्होंने हमला किया, हर तरीके का हमला किया, लेकिन वो समझ गए कि मुमकिन नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो यही कि अब इन्हें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज या जो भी है इजराइल को करना पड़ेगा, वरना इजराइल की जो हालत अभी दुनिया में है इससे ज्यादा बदतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फिरोज बख्त अहमद साहब आपका, तमाम दोस्तों का, सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे व्यूवर है। इंशाल्लाह कल तफसील से बात होगी। शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे तमाम एक्सपर्ट थे। इंशाल्लाह कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने शुरू में डिबेट नहीं देखी है वो जरूर जाएं, विजिट करें, फिर से इसे देखें, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें, अपडेट्स इसमें हमने दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।